Good afternoon, everyone. This is Dr. Smruti Sorte, वत्सला वेलनेस की डायरेक्टर एंड फाउंडर, और यहाँ पे है मेरे साथ मेरी टीम. Hi, my name is Dr. Siddhi. Hello, my name is Dr. Anupama. Hello, my name is Dr. Pankti. Sneha. Swati. Roshni. और हम सबके तरफ से, टीम वत्सला वेलनेस के तरफ से, आप सभी को वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ. हम बिलीव करते हैं कि हर एक वुमन इम्पोर्टेंट है, एवरी वुमन इज इम्पोर्टेंट एंड उनकी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है. लेकिन बहुत बार देखा गया है कि हम वुमन यहाँ ही अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, कभी फैमिली के पीछे, कभी काम के पीछे, तो कभी बच्चों के पीछे. सो जब हम वुमन यहाँ ही अपने तरफ ध्यान नहीं देंगी तो कौन देगा. इसलिए आज हम ये लाइव कर रहे हैं. फिजियोथेरेपी इन वुमेन्स हेल्थ के बारे में आपको बताने वाले हैं. और फिजियोथेरेपी इन वुमेन्स हेल्थ ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है फिजियोथेरेपी की, जहां पे हम लोग मोस्टली बात करते हैं वुमनिया के बारे में, वुमनिया के बारे में, उनका ग्रोथ के बारे में, और बात करते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू, पोस्ट प्रेगनेंसी, मतलब मेनार्क से लेके जब पीरियड्स आते हैं तो मीनोपॉज तक. ये मोस्टली इम्पोर्टेंट फेज होता है और इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं. सो हम बात करने वाले हैं इन्हीं कुछ टॉपिक्स के ऊपर. हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है प्रेगनेंसी, उससे रिलेटेड चेंजेस के बारे में. फिर पोस्ट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद एक्चुअली क्या केयर करनी चाहिए, अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी एक्सरसाइज है जो 90% लोगों को पता नहीं रहता है कि पेल्विक फ्लो रिहैबिलिटेशन से हमें एक्सरसाइज चालू करने चाहिए, ना कि वॉक से चालू करना चाहिए. फिर है कुछ कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के बारे में जो होते हैं, डायस्टेसिस रेक्टाई, पेल्विक गर्डल पेन, स्ट्रेस इनकंटिनेंस, ये सब बारे में भी हम बात करने वाले हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग मीनोपॉज के बारे में बात करने वाले हैं, और मीनोपॉज में क्या चेंजेस होते हैं, उसमें क्या इश्यूज हो सकते हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट आपको कैसे मदद कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट करने के लिए, हम आपको ये बताने वाले हैं. तो जब हम फिजियोथेरेपी इन वुमेन्स हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको एक छोटे कंसाइज इसमें बताना चाहूंगी कि हम लोग एक्चुअली क्या बात करने वाले हैं. तो फिजियोथेरेपी इन वुमेन्स हेल्थ जब हम बात कर रहे हैं तो हम अपने पेल्विक गर्डल के बारे में बात कर रहे हैं. पेल्विक गर्डल क्या है? सो ये हमारा स्पाइन है, और ये जो हमारा एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, ये हमारा बर्थ कनाल है फ्रेंड्स, ठीक है. और यहाँ पे हमारा यूटरस होता है. तो पहले जो यूटरस होता है वो इधर ही रहता है, लेकिन जैसे बच्चा होता है 9 महीने तक, हमारा यहाँ तक मतलब पेट का ऑर्गन बन जाता है. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इतने एरिया के बारे में और पेल्विक फ्लो मसल्स के बारे में, जो मसल्स होती है आपके प्यूबिक सिम्फिसिस से लेके तो आपके टेल बोन तक, मतलब पैरों के बीच का जो हिस्सा होता है, निचले हिस्सा, ये वाले हिस्से के बारे में. तो पेल्विक फ्लो मसल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. जितना ही आपका वर्कआउट बाइसेप्स, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, एब्स वर्कआउट जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पेल्विक फ्लो मसल रिहैबिलिटेशन. सो इस पेल्विक फ्लो मसल्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. मैं आपको बता सकती हूँ कि एक वुमनिया की लाइफ 360 डिग्रीज चेंज हो जाती है अगर हम पेल्विक फ्लो मस्कुलेचर के बारे में बात करें, अगर हम ये बात करें कि क्या क्या चेंजेस उसमें आते हैं. सो इसी टॉपिक के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं. सबसे पहले डॉक्टर सिद्धि आपसे बात करेंगी कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस हम आपको बताने वाले हैं जो आप घर पे स्टार्ट कर सकते हैं. बट फ्रेंड्स ये याद रखिए, हमारी कोई भी दी गई एक्सरसाइज आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट को जरूर मिलिए या हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन जरूर कीजिए. हम ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमेशा अवेलेबल है, लेकिन हमेशा एक फिजियोथेरेपिस्ट को पूछ के ही अपने एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हर एक प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, हर एक रिहैबिलिटेशन डिफरेंट होता है, और हर एक पेशेंट डिफरेंट होता है. सो ओवर टू यू डॉक्टर सिद्धि. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के बारे में, जिसको मेडिकल टर्म्स में एंटीनेटल पीरियड कहा जाता है. ये तकरीबन 38 से लेके ऑलमोस्ट 40 हफ्तों तक का रहता है, और इसमें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं.
जब एक महिला का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उधर से लेके जो पहले 12 हफ्ते रहते हैं उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। जो सेकंड पीरियड रहता है वो ऑलमोस्ट 13 हफ्तों से लेके 25 हफ्तों तक का रहता है, जिसको हम सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। और उसके बाद में थर्ड जो आता है वो ऑलमोस्ट 25 हफ्तों से लेके 40 हफ्तों तक का रहता है। अगर कोई बच्चा 40 हफ्ते में डिलीवर हुआ तो उसको हम फुल टर्म प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। तो अभी इस पीरियड में, इस एंटीनेटल पीरियड में एक महिला के पूरी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस ना ही केवल उस महिला को हेल्दी और सेफ प्रेगनेंसी के लिए मदद करते हैं, बट उसका जो बच्चा रहता है, उसका जो शिशु रहता है, उसके पूरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी ये सारे चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें फर्स्ट चेंज और फॉरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो होता है, जो यूट्रस होता है, मतलब हमारा पूरा जो गर्भाशय होता है, वो हमारे जो एक्चुअल साइज होती है प्रेगनेंसी के पहले वो सिर्फ एक संतरे या ऑरेंज की तरह साइज का होता है। बट जब थर्ड ट्राइमेस्टर तक एक महिला जाती है तो तब तक उसका साइज ऑलमोस्ट 20 टाइम्स बढ़ जाता है। मतलब वो जो साइज ऑफ ऑरेंज था वो ऑलमोस्ट एक वाटरमेलन या तरबूजे जितना बड़ा हो जाता है। तो आप इमेजिन कीजिएगा कि उसके साइज में और उसके डेप्थ में कितना फर्क आ जाता है। दूसरा है जो हमारा ब्लड वॉल्यूम, मतलब हमारा पूरा जो ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में, उसको लगभग 40 to 50% ज्यादा लगता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को सूजन आ जाती है। ये सूजन मेनली पैरों में या ज्यादातर हाथों में भी पाई जाती है। हमारा जो लंग्स में ऑक्सीजन का कंजम्पशन है वो भी ऑलमोस्ट 15 to 20% तक बढ़ जाता है। और कई सारे महिलाओं को सेक्रीशन, मतलब हमारे लंग में कफ इकट्ठा होना, ये सारे प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में शुरू हो जाते हैं। एक बॉडी का हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा अमाउंट में सेक्रीट होता है और इसी की वजह से हमारे जो सारे जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स लैक्सिटी, मतलब ढीले पड़ जाते हैं। इसी के वजह से हमारा जो पेल्विक बोन है, जिसमें हमारा बेबी का बर्थ प्लेस होता है, ये सारे जो पेल्विक का पूरा बोन होता है वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है, ताकि फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे, बर्थ के टाइम पे बच्चा जो है वो आराम से बाहर आ सके। हमारा सबसे फॉरमोस्ट चेंज ये भी होता है कि महिला का जो पूरा बॉडी है उसको लगभग 10 से 12 केजीज बॉडी वेट बढ़ जाता है। इसका अगर 12 केजी से आपका ज्यादा बॉडी वेट गेन हो रहा है तो प्लीज आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो फिजियोथेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पेल्विक फ्लोर मसल्स। अभी ये पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या होते हैं? हमारा ये, जैसे मैम ने पहले ही बताया, ये होता है हमारा प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन में ये जो आप कैविटी देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज अ पेल्विक फ्लोर कैविटी। एंड इसी के जो मसल्स है, ये सारे मसल्स को सपोर्ट करने के लिए जो मसल्स बने हुए हैं उसी को बोलते हैं हम पेल्विक फ्लोर मसल्स। ये हमारे प्यूबिक बोन विच इज फ्रॉम द फ्रंट से लेके हमारा कॉकिक्स का एरिया, दैट इज अ टेल बोन, ये एक पाउच की तरह या सैक की तरह स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है। इसमें 3 बेसिक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहले बीइंग द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, सेकेंड बीइंग द यूट्रस, और थर्ड हमारा जो होता है वो बॉवल मूवमेंट होता है। तो ये पेल्विक फ्लोर मसल्स का मेन काम होता है कि ये तीनों स्ट्रक्चर्स को वो सपोर्ट करके रखता है। इफ देयर इज एनी, मतलब आप जब भी यूट्रस का साइज ग्रो होता है या जब यूट्रस डिसेंड होता है तो ये पेल्विक फ्लोर मसल्स ही होते हैं जिसको वो सपोर्ट करके रखता है। तो आप इमेजिन कीजिएगा पूरे प्रेगनेंसी के टाइम में इसका स्ट्रेंथ होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम कुछ एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और वही एक्सरसाइजेस मेन जो पहले होगी, दैट इज द पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। तो अभी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल्स एक्सरसाइजेस मतलब क्या कि हमारा जो पूरा बॉडी का पेल्विक फ्लोर का जो कैविटी होता है वो सारे मसल्स को हम स्ट्रेंथन करते हैं। तो इसके कुछ टाइप्स है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बीइंग द कीगल्स एक्सरसाइजेस। जब हम बहुत लंबी जर्नी के लिए होते हैं और अगर आपको यूरिनेशन आ गया और अगर वॉशरूम आसपास नहीं है, तो जिस तरीके से हम अपने यूरिन को कंट्रोल करके रखते हैं उसी तरीके से हमें वो मसल्स को स्क्वीज करके रखना है। यू जस्ट हैव टू होल्ड इट फॉर अबाउट 5 to 10 seconds, डू इट एटलीस्ट 20 times, एंड ये जो रिपीटेशन है वो ऑलमोस्ट आपको 4 to 5 times इन अ डे करना है। इसका मेन उपयोग क्या होता है कि पहले तो आपके पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथन होंगे, उसके कारण आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जब थर्ड ट्राइमेस्टर तक पहुंचते हो तो यही मसल स्ट्रेच हो जाते हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी यही मसल्स को रीगेन करने के लिए वो बहुत फायदेमंद इंप्रूव होता है। सेकेंडली, हमारा जो स्ट्रक्चर है पेल्विक फ्लोर मसल का, वो 3 ऑर्गन्स को होल्ड करके रखता है, दैट इज द मेन यूरिनरी ब्लैडर, अपना बॉवल, और फीमेल्स में यूट्रस।
ये जो सैक है या ये जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है, उनके स्ट्रेंथनिंग के वजह से, उनका अगर ताकत ज्यादा हो, उसके वजह से देयर इज अ मेडिकल टर्म विच इज कॉल्ड एज प्रोलैप्स, ये होने के चांसेस आपको बहुत कम हो जाते हैं। थर्डली, बहुत सारी फीमेल्स में देयर इज यूरिनरी इनकंटीनेंसी। इसको आपको बाद में और पता चलेगा इन डिटेल। सो ये जो यूरिनरी इनकंटीनेंसी है, इन द बेसिक लैंग्वेज यूरिन का लीकेज होना, ये भी अगर आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रेंथेंड है या अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स में ज्यादा स्ट्रेंथ है, दिस विल गेट प्रिवेंटेड डेफिनेटली। सो सेकेंड एक्सरसाइज आपको हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, जिसमें है पेल्विक टिल्टिंग। ये आपको एक पोजीशन में पहले करना है विच इज बीइंग द इजीएस्ट वन, फिर आपको जब उसका हैंग हो जाए कोई भी पोजीशन में बाद में कर सकते हो। पहले हम जो महिला है उनको सीधा लेटना है। आपके दोनों भी जो घुटने हैं वो आपको बेंड करने हैं। आपके दोनों भी हाथ आपको चेस्ट की तरफ क्रॉस करके रखने हैं। एंड आपका जो पेल्विस है, मतलब आपका जो लोअर बैक का कर्वेचर आता है, उसको आपको सिर्फ पीछे की तरफ टिल्ट करना है। जब आप ये टिल्ट करोगे, आपका जो लोअर बैक है वो आपको डायरेक्टली बेड की तरफ सपोर्ट देगा। ये आपको 5 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है और उसको छोड़ देना है। You just have to tilt your pelvis backwards towards the bed and then in the front. ये आपको 5 to 10 रिपीटेशंस के लिए करना है। ये इजीएस्ट पोजीशन है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपको याद हो जाए या आपको टेक्निक पता चल जाए, वो आप स्टैंडिंग, सिटिंग, कोई भी पोजीशन में कर सकते हो। दिस नीड्स टू बी डन एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स एंड एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स इन अ डे। आपका थर्ड है हमारा पेल्विक ब्रिजिंग। ये बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जिसमें आपको सेम पोजीशन विच इज द क्रूक लाइन पोजीशन ये मेंटेन करके रखना है। आपके दोनों भी हाथ आपको नीचे रखने हैं और हाथों पे और पैरों पे वजन लेके आपको हल्के से कमर को ऊपर उठाना है। एक हाथ और 2 इंच से ज्यादा नहीं। 5 सेकेंड्स आप उसको होल्ड करके रखोगे एंड कीप इट डाउन। आपको इसमें सांस लेती रहनी है, कोई भी एक्सरसाइज में आपको सांस रोकनी नहीं है। अगर आप सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में हो तो ये याद प्लीज रखिएगा कि 5 मिनट से ज्यादा आपको ये वाली, मतलब सुपाइन लाइन जो पोजीशन है, स्ट्रेट ऑन टू द बेड, ये पोजीशन आपको मेंटेन नहीं करके रखनी है। बाय चांस आपको एक्सरसाइज के टाइम पे अगर कुछ भी तकलीफ हो रही है तो एक साइड पे आपके इधर राइट हिप के नीचे एक टॉवेल का रोल डाल दीजिए, ताकि फिर आपकी पेल्विक थोड़ी सी इंक्लाइन हो। इट शुडंट बी स्ट्रेट इन अ लाइन। अभी हम सेकेंड जो एक्सरसाइज करने वाले हैं विच इज कंसिस्ट ऑफ जनरल एक्सरसाइजेस। जनरल एक्सरसाइज में बेसिक पहले आता है स्ट्रेचिंग। जब एक महिला के जीवन में प्रेगनेंसी के सारे चेंजेस होते हैं, उसके मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं, उसकी बॉडी कंप्लीटली टाइट हो जाती है। तो इसी के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए फर्स्ट मेजर एक्सरसाइज है, इट इज अ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। ये करने के लिए आपको सिर्फ बेड पे सीधा बैठना है। सीधा बैठ के आपको दोनों भी जो आपके पैर है वो लंबे करने हैं। लंबे करने के बाद में आपको धीरे से आपकी उंगलियों से आपकी पैर की उंगलियां टच करने की पोजीशन में रहना है। अगर आपका उतना रेंज नहीं है तो डोंट वरी, विल जस्ट फील द स्ट्रेच एट द बैक ऑफ योर थाई। जितना स्ट्रेच आपको फील होता है वो स्ट्रेच आपको 10 सेकेंड्स होल्ड करके रखना है एंड यू जस्ट हैव टू रिपीट इट 3 to 5 टाइम्स। आपको जब स्ट्रेच आएगा तो पीछे के थाइज में आएगा। सेकंड है पेक्टोरल स्ट्रेच। पेक्टोरल हमारे जो मसल्स होते हैं वो हमारे चेस्ट से लेके हमारे शोल्डर तक होते हैं। ये जब आप एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि आपके वूम को आपको सपोर्ट करना होता है। तो इसके वजह से आपका नेक और अपर बैक भी नेचुरली उस पोजीशन में कर्व होता है, विच वी नॉर्मली कॉल्ड एज हंच बैक पोजीशन। तो इसको रिलीव करने के लिए आपको ये मसल्स का स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये मसल्स को स्ट्रेच करोगे, ऑटोमेटिकली आपका नेक और अपर बैक का जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको दोनों भी हाथ क्रॉस करके आपके हेड के पीछे रखना है एंड दोनों भी एल्बोस को जितना हो सके यू हैव टू टेक इट बैकवर्ड्स। जब आप पीछे लेते हो, आपके चेस्ट के मसल्स, यहाँ के मसल्स में यू विल फील द स्ट्रेच एंड आपके जो अपर बैक है, आपके जो दोनों स्कैपुला बॉर्डर्स है वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। You just have to hold that stretch for about 10 seconds and repeat it 3 to 5 times.
हमारी थर्ड एक्सरसाइज है हमारा पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच। पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच ये हमारी बटक मसल होती है, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ पेल्विक, इट इज ऑल्सो अ मसल विच इज इंक्लूडेड इन द पेल्विक फ्लोर। तो जब हम बैठते हैं तो हमारा बटक ही है जो सारा हमारा पोजीशन और सारा हमारा पोस्चर मेंटेन करके रखता है। तो अगर आप बहुत टाइम बैठे तो आपका नेचुरली वो मसल है वो टाइट होने लगता है। इसी की वजह से इस मसल का रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको करने के लिए आपको सेम सिटिंग पोजीशन में ही बैठना है। आपको आपका जो एक घुटना है उसको क्रॉस करके दूसरे घुटने के ऊपर रखना है। एंड ये याद रखिएगा कि हमारा जो लेग है वो एक फिगर ऑफ 4 मतलब एक क्रॉस लेगेड 4 की तरह होना चाहिए। और जो आप आपने पैर फोल्ड किया है उसी घुटने को आपको नीचे बेड की तरफ दबा के रखना है। आपका बैक सीधा होना चाहिए। जितना आप नीचे दबाओगे उतना आपके सेम साइड के हिप में स्ट्रेच आएगा, सेम साइड के बटक में स्ट्रेच आएगा। तो सेम आपको ऑलमोस्ट 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। कीप योर ब्रीदिंग नॉर्मली, डोंट होल्ड योर ब्रेथ इन एनी ऑफ द एक्सरसाइजेस। ये आप जब 10 सेकेंड्स होल्ड करोगे यू जस्ट हैव टू रिपीट इट फॉर अबाउट 2 to 3 times इन अ डे। इसके बाद में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जब आप करते हो तो ना ही केवल आपको रिलैक्सेशन फील होता है, हमारा पूरा बॉडी का जो स्ट्रेस है जिससे आप पूरे 9 महीने के टाइम पे गुजर रहे हो वो स्ट्रेस और कम करने के लिए वो मदद करता है। इसी के साथ साथ आपकी कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी जो है वो इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है। वॉकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज एंड हम हमारे साइड से एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ऑफ स्मॉल ब्रिस्क वॉक या नॉर्मल वॉकिंग आपको रिकमेंड करते हैं। तो इसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए हमें स्ट्रेट या ऐसे पोजीशन में ही बैठना है। अब चाहिए तो आपका बैक जो है वो सपोर्टेड रख सकते हो ताकि फिर आपका कोई भी पार्ट टेंशन में ना रहे। सेकेंडली, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के टाइम पे आपको फुली रिलैक्स करना है। यू कैन ऑल्सो लिसन टू सम मेडिटेशन म्यूजिक जो रेडिली इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू काम डाउन योरसेल्फ। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज में फर्स्ट पार्ट होता है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। हमारा एक मसल होता है विच इज कॉल्ड एज अ डायफ्राम। इट इज अ मेजर प्राइमरी मसल विच इज यूज फॉर रेस्पिरेशन एंड ये जो है हमारा चेस्ट कैविटी जो रहता है उसके थोड़ा सा नीचे रहता है। तो इसको करने के लिए आपको दोनों भी हाथ आपके चेस्ट की कैविटी के यहाँ पे थोड़ा सा एब्डोमेन के ऊपर रखना है। ये जब आप करते हो तो बी काम, बी रिलैक्स्ड। आपको हाथ जो है वो एकदम हल्के से रखने हैं। आप जब सांस अंदर लेते हो तो आपको नाक से सांस अंदर लेनी है और जब आप छोड़ते हो तो आपको मुंह से छोड़ना है। जब आप छोड़ने के टाइम पे हम जैसे चाय को ब्लो करते हैं उस तरीके से आपको वो ब्लो करना है। एंड मेक श्योर आपका जो एक्सपिरेशन का फेज है जब आप सांस छोड़ते हो वो जो फेज है वो सबसे लंबा होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर इंस्पिरेशन वन। वो हाथ जो है वो हमारे चेस्ट के नीचे रखिए। जब आप सांस लेते हो तो नाक से सांस लीजिएगा और जब आप छोड़ते हो तो धीरे से मुंह से सांस छोड़ दीजिए। ये आपको मिनिमम 10 to 12 ब्रेथ्स करनी है एंड ये हर हाफ 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर कर सकते हो। इसी के साथ में देयर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड एज स्टैक्ड रेस्पिरेशन। स्टैक्ड रेस्पिरेशन में हम 3 से 4 ब्रेथ लगातार लेते हैं और डीप साई की तरह जब आप एक्सपिरेशन करते हो तो डीपली हमें रिलीज करना होता है। तो जब सांस लेते हो तो 1 2 3 4 काउंट करने के टाइम पे नाक से अंदर सांस लीजिए। जब आप छोड़ते हो तो सेम मुंह से जैसे आपने छोड़ा वैसे सांस छोड़नी है। तो ये मेन था ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की वजह से हमारा रिलैक्सेशन भी होता है। सो प्लीज प्रैक्टिस इट ऑन अ डेली बेसिस। ये जो है आपके पूरे मूड स्विंग्स जो भी इस फेज में होते हैं उसको भी कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडली, बहुत सारे हमारे फीमेल्स जो है वो हमें पूछते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट बैक केयर प्रोटोकॉल दैट वी नीड टू फॉलो। बैक केयर में हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज हम जैसे कमर से झुकते हैं इन द प्रेगनेंसी टाइम यू डोंट हैव टू डू इट फ्रॉम योर लोअर बैक। यू शुड डू द मैक्सिमम स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर अपर लिम्स एंड योर लोअर लिम्ब मसल्स टू मेक श्योर दे आर इन अ स्टेबल इनफ प्लेस। तो बैक केयर के लिए हमारे कुछ पोजिशन है दैट वी रिकमेंड। फर्स्ट, ये जो है दैट इज अ रॉन्ग पोजिशन जिसमें उन्होंने छोटा सा बेस ऑफ सपोर्ट लिया है और उनका बैक जो है वो थोड़ा क्रंच आगे की तरह हो गया है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप थोड़ा सा वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट ले सकते हो। विद अ वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट आपका जो बैक है वो इरेक्ट रहता है, आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मेंटेन रहता है जिसके वजह से आपका जो बैक है उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं आता।
इफ यू आर प्लानिंग इन सिटिंग पोजिशन, सिटिंग में हम यूजुअली क्या करते हैं, हम जब सीधे बैठते हैं तो हार्डली 10 to 15 मिनट्स के लिए होता है, और बाकी जैसे धीरे धीरे हमारा पोस्चर आगे की तरफ झुकने लगता है। इसकी वजह से ना ही आपका लोअर बैक इज इन स्ट्रेस, आपका जो नेक एंड अपर बैक है उस पर भी स्ट्रेस बढ़ता है। इसी के लिए मेक श्योर कि आपका जो बैक है इट शुड बी सपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ अ पिलो बैक साइड। आपके जो लेग्स है वो डायरेक्टली फ्लोर पर टचिंग होने चाहिए, एंड आपका जो नेक अपर बैक का पोर्शन है यू जस्ट हैव टू सपोर्ट इट विद द हेल्प ऑफ अ पिलो और अ चेयर इफ रिकमेंडेड। आप कोई भी अगर डिवाइस यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, इवन इफ यू आर रीडिंग अ बुक, जस्ट मेक श्योर कि आपका वो स्क्रीन जो है वो आपके आई के लेवल के साथ होना चाहिए, ताकि फिर आपका नेक बेंड ना हो। इफ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, क्रॉस लेग नहीं बैठना है, क्योंकि हमारा जो इनर थाइस है इस पे सारे जो है वो प्रेशर आ जाते हैं, एंड दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर। सो इसी की वजह से मेक श्योर यू आर टेकिंग अ फुल बेस ऑफ सपोर्ट। With a full base of support, you just have to make sure your back is also supported with a pillow so that you don't crunch forward and your lower back will be in a better health. जब आप कोई चीज उठाते हो तो बिफोर प्रेगनेंसी हम डायरेक्टली कमर से झुक के उठाते हैं। कमर के झुकने के बजाय ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम यू जस्ट हैव टू बेंड इट थ्रू द नीज। सो फिर जब आप उठाते हो तो पूरा प्रेशर जो है वो आपके बैक पे नहीं आएगा। एंड लास्टली इज द स्लीपिंग पोजिशन। इन स्लीपिंग पोजिशन आपको सीधा नहीं सोना है, आपको उल्टा भी नहीं सोना है। द रिकमेंडेड पोजिशन इज इन अ साइड लाइन पोजिशन वेयर यू आर टेकिंग अ पिलो अंडर योर हेड एंड एज वेल एज द पिलो विच यू आर टेकिंग बिटवीन योर नीज सो दैट योर लोअर बैक इज सपोर्टेड इनफ। तो ये हमने देखे कोई सारे जो चेंजेस थे या जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्सरसाइजेस थे जो आप यूजुअली एंटीनेटल पीरियड फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ योर प्रेगनेंसी उस टाइम पे आप कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कुछ पोस्ट प्रेगनेंसी टिप्स एंड चेंजेस के बारे में एंड रिलेटेड एक्सरसाइजेस के बारे में जो आपको डॉक्टर अनुपमा बताएंगे। ओके, तो जैसे ही आपको डॉक्टर सिद्धि ने अभी बताया कि एक महिला के जीवन में प्रेगनेंसी ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होता है, और इस माइलस्टोन से गुजरते हुए उस महिला के इमोशंस में बेसिकली साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ में कई सारे चेंजेस आते हैं। हर बॉडी हर माइंड गोज थ्रू एन इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली, और उस ट्रांसफॉर्मेशन में जो बॉडी पे इफेक्ट्स होते हैं वो आपको डॉक्टर सिद्धि बता ही चुके हैं कि कई तरीके के बेसिकली वेट गेन हो जाता है। देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का शिफ्ट होना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जिसपे हमारे पूरे बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो वो जब भी आगे शिफ्ट हो जाता है तभी अपने आप महिला का पोस्चर चेंज होने वाला है। हम जब भी एक प्रेग्नेंट महिला का इमेज हमारे आंखों के सामने लाते हैं तो हम क्या मूवीज में भी हम देख चुके हैं, द वे दे स्टैंड इज दिस। सो देर इज अ रीजन फॉर दिस, बिकॉज जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट हो जाता है उस महिला का तो अपने आप हमारा जो नेचुरल कर्वेचर है स्पाइन का, हमारा स्पाइन एक डबल एस शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, तो वो सारे कर्वेचर जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ज्यादा ऑब्वियसली यूट्रस में यानी आगे महिला के आगे वो वेट शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण बैक पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकता है। और ये सारे पोस्चरल चेंजेस ऑब्वियसली अभी महिला जब तक प्रेग्नेंट है 9 मंथ्स तक वो रहने वाले हैं, तो उसी पोस्चर से दोबारा उनका स्पाइन रिकवर होना उतना ही जरूरी हो जाता है। इसीलिए पोस्ट प्रेगनेंसी भी जितने भी एक्सरसाइजेस अभी डॉक्टर सिद्धि ने आपको बोले वो पोस्चरल करेक्शन एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अभी पोस्ट प्रेगनेंसी में अगेन सबसे इंपॉर्टेंट इज इधर आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है या सिजेरियन सेक्शन हो सकता है। नॉर्मल डिलीवरी में अगर बच्चा बाहर आने में ज्यादा डिफिकल्टी हो तो एपिजियोटॉमी करते हैं। एपिजियोटॉमी यानी एक छोटा सा कट दिया जाता है पेरिनियम के यहाँ। ओके, पेरिनियम एक हिस्सा है बेसिकली इन आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उधर एक एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहां एक छोटा सा कट दिया जाता है, जिसके कारण वो जो अपर्चर है जिससे बच्चा बाहर आ जाएगा, वो जो ओपनिंग है वो थोड़ा और खुल जाता है। लेकिन आफ्टर ऑल वो तो एक कट है विच इज गिवन, तो वो कट हील होना भी उतना ही जरूरी होता है। और कभी कभी ये हीलिंग डिले हो जाता है, तो उसमें भी फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो वो हीलिंग प्रमोट करने के लिए हमारे यहाँ अलग अलग किस्म के मोडालिटीज यानी मशीन्स होते हैं। देन बेसिकली अगर वो कट है यानी इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, तो उस महिला को उस कट का कैसे ख्याल रखना है ठीक तरीके से वो भी बताया जाता है, इंक्लूडिंग मशीन्स एज वेल एज एक्सरसाइजेस।
नाउ व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद जैसे डॉक्टर सिद्धि ने बोला कि हमारा जो यूटेरस होता है वो 20 गुना से बढ़ जाता है। तो बेसिकली आर यूटेरस शुड लाई इन हियर, ये जो है ये पेल्विक कैविटी है। ओके, सो नॉर्मली हमारा जो यूटेरस है यानी बच्चादानी या गर्भाशय जिसे हम कहते हैं, वो एक पेल्विक ऑर्गन होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ होने लग जाता है तो वो यूटेरस बन जाता है एब्डोमिनल ऑर्गन, यानी इतना बड़ा हो जाता है कि वो पेल्विस में समाना बंद हो जाता है, इसलिए वो ऊपर ऊपर आने लगता है। तो जाहिर सी बात है, अगर यूटेरस का साइज बढ़ रहा है तो इट इज गोइंग टू कॉज अ कंप्रेशन हमारे एब्डोमिनल और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पर। इसीलिए काफी बार प्रेगनेंसी के टाइम पे भी महिलाएं ब्रेथलेस हो जाती है। ब्रेथलेस यानी उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनका जो यूटेरस है दैट इज कंप्रेसिंग ओवर देयर स्टमक, सो बेसिकली एब्डोमिनल ऑर्गन्स, एंड जिसके कारण लंग्स पे भी प्रेशर आ रहा है। और जैसे डिलीवरी होने के बाद का जो फेज है वो अगेन एक बहुत ही ज्यादा हार्मोनल और बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है टू गेट बैक एज क्विक एज यू कैन ऑन योर फीट। सो अगर हमने करेक्ट मेजर्स तभी ही अप्लाई करना चालू किए, जैसे कि धीरे धीरे एक्सरसाइजेस करना। अभी एक्सरसाइजेस कौन से प्रकार के एक्सरसाइजेस, अगर नॉर्मली प्रेगनेंसी के टाइम पे भी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी में, इफ यू जस्ट रिफर सम एनी XYZ वीडियो, ओके, विच इज नॉट टेकन बाय अ प्रोफेशनल, तो ऐसे हो सकता है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि आपको सही तरीके की एक्सरसाइज कौन से ट्राइमेस्टर में किसी वक्त करनी है और प्रेगनेंसी के बाद भी क्या ये एक्सरसाइज मेरे लिए सही है कि नहीं, ये आपको एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपी प्रैक्टिशनर, ANC यानी एंटीनेटल केयर, मतलब जो प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के दौरान के स्पेशलिस्ट, या PNC पोस्टनेटल केयर स्पेशलिस्ट, आपके ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, यही सारे रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स ही आपको सारे करेक्ट टिप्स दे सकते हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप कोई भी रैंडम वीडियो ना देखें। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइजेस, बेटर यू कंसल्ट अ प्रॉपर प्रोफेशनल। ओके, सो एक्सरसाइजेस, अभी आपको ये कोई भी यूट्यूब वीडियो नहीं बोलेगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमको 13 हफ्ते होने के बाद, जेस्टेशन यानी उस शिशु का अंदर ग्रोथ जब भी हो रहा है, 13 हफ्ते होने के बाद 5 मिनट से ज्यादा उस प्रेग्नेंट महिला को अपने पीठ के बल नहीं लेटना है एट अ टाइम। सो ये आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, इफ यू जस्ट लुक एट एनी रैंडम वीडियो, तो आपको नहीं मिलने वाली। ये आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल ही बता सकता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ऑल्सो जैसे सिद्धि मैम ने बोला स्ट्रेचिंग के बारे में, तो पेक्टोरल स्ट्रेच ये पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के बाद भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पोस्टपार्टम का है ब्रेस्ट फीडिंग। शिशु का जन्म होने के बाद उसका न्यूट्रिशन कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है अपनी माँ पे, उसका पोषण डिपेंडेंट होता है अपनी माँ पे, क्योंकि माँ ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करती है। और जब भी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन चालू हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान भी और उसके बाद, सो बेसिकली हमारे जो ब्रेस्ट है वो साइज में बढ़ जाते हैं। ओके, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, जिसकी वजह से वो हैवी भी हो जाते हैं। तो देर इज समथिंग नोन एज टॉप हैवी, द वुमन बिकम्स टॉप हैवी, यानी उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, टॉर्सो है वो वुमन का, उसका वजन भी बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके ब्रेस्ट और चेस्ट हैवी हो जाते हैं। तो इसके वजह से उन ब्रेस्ट के वजह से और उनके वेट की वजह से वो महिला वापस झुकी हुई हो जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे ऑलरेडी उनका पोस्चर चेंज हो जाता है महिलाओं का, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट हो गया। इसके साथ साथ पोस्ट प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग के वजह से एनगॉर्ज्ड ब्रेस्ट, ओके, यानी मिल्क से भरे हुए ब्रेस्ट अगर रहेंगे तो ऑब्वियसली महिला का वजन आगे शिफ्ट होगा, क्योंकि वो वजन झेल नहीं पा रहे। तो इसके कारण भी हमको उनको तभी स्ट्रेचिंग देना उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पोस्ट प्रेगनेंसी का, ऑब्वियसली शिशु का नरिशमेंट, न्यूट्रिशन या फिर पोषण जिसे हम कहते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग। और पोस्टपार्टम यानी प्रेगनेंसी के बाद और प्रेगनेंसी के दौरान, ये एक इतना खूबसूरत लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंस समय हो जाता है, जिसमें महिला के काफी सारे हार्मोनल चेंजेस हुए रहते हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स उनके इमोशंस एंड मूड, ये दोनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज गोइंग टू स्टे फॉर सम टाइम इवन आफ्टर प्रेगनेंसी। तो अगर महिला फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और सोशली स्वस्थ है तो ही उसका शिशु भी स्वस्थ होगा। इसीलिए महिला को रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और ये जरूरी क्यों हो जाता है? बिकॉज इट ऑफ कोर्स हैज अ कनेक्शन विद प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, जिसे हम लैक्टोजेनेसिस कहते हैं। जब भी माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ये एक बॉन्डिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कि एक स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस। अगर ये स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस रहा तो ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन में, यानी कितने मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, उसके ऊपर स्ट्रेस का इफेक्ट हो जाता है और वो कम प्रोड्यूस होता है या फिर कभी कभी स्टॉप हो जाता है। सो ये एक डेफिनेटली पीसफुल, काम और बॉन्डिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ पोजिशंस बताना चाहती हूँ ब्रेस्ट फीडिंग के, जो नई माएँ देख सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब ये जो हिस्सा है ब्रेस्ट फीडिंग, ये 6 महीने तक आपको एनीवे मैंडेटरी करना ही है, क्योंकि 6 महीने तक शिशु का जो शरीर होता है अंदर से और बाहर से, उसे उन ग्रोथ फैक्टर्स की जो ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं उनका जरूरत होता है। सो ये वो सर्टेन पोजिशंस है। ओके, सो आप, हाँ, सो क्रेडल पोजिशन। सो बेसिकली आप उस बच्चे को जैसे झूला झुलाया जाता है वैसे धीरे से आपके फोर आर्म में क्रेडल करोगे। फिर कोई पोजीशंस में लेटने के पोजीशंस भी है। ओके, सो सीधा लेटे हुए उस शिशु को आपके स्तन के ऊपर रखना है, या फिर साइड लाइन पोजिशन, यानी एक साइड पे सो के कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करना है, ये आप देख सकते हैं ये पोजीशंस। ओके, अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि ब्रेस्ट फीडिंग ये कभी भी अलर्टनेस और पूरे कॉशन के साथ ही करना चाहिए। और ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि अगर वो महिला सपोज साइड लाइन में, यानी एक साइड पे होके अपने बच्चे को स्तनपान कर रही है, ब्रेस्ट फीड कर रही है, और उसकी आंख लग गई। ओके, बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड किया जाता है, यानी जब बच्चे को भूख लगे, व्हेन इट स्टार्ट्स गिविंग अस क्लूज बाय क्राइंग, दैट इज व्हेन यू आर सपोज टू फीड द किड, यानी तभी वो बच्चे को स्तनपान करना है। लेकिन अगर उस महिला की आंख लग गई या नींद लग गई उसे, बिकॉज हम सबको पता है कि माएँ कितनी थक जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उसकी अगर आंख लग गई तो ऐसा चांस हो सकता है कि वो बच्चा उस ब्रेस्ट के वेट के नीचे सफोकेट हो सकता है। अनदर थिंग इज, कई बार ब्रेस्ट फीडिंग होने के बाद बच्चे का डकार निकालना उतना ही जरूरी हो जाता है। ये डकार क्यों निकालने होते हैं? बेसिकली बच्चे को गैस की तकलीफ ना हो, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मतलब वो जो मिल्क हमने फीड किया है उस बच्चे को, वो पेट के द्वारा ही गया है कि नहीं। क्योंकि कई बार अभी अगर हम पानी पी रहे हैं और गलती से वो पानी नाक में चला गया तो हम कैसे खांसते हैं जोर से, लेकिन ये जो मैकेनिज्म है जिसके कारण हम वो पानी अटका हुआ निकाल सकते हैं या कोई भी चीज निकाल सकते हैं, ये शिशुओं में उतना डेवलप नहीं होता। तो अगर हम लेट के ही उस बच्चे को दूध पिला रहे हैं और डकार हमने अगर नहीं निकाली, तो ऐसे हो सकता है कि वो ब्रेस्ट मिल्क इंस्टेड ऑफ गोइंग इन देयर फूड पाइप, यानी अन्न नलिका से नीचे जाने के बजाय वो श्वसन नलिका से नीचे जा सकता है और बच्चे को निमोनिया हो सकता है। तो ये खास ख्याल रखें कि ब्रेस्ट फीडिंग ये एक बहुत ही अलर्टनेस मेंटेन करके और कॉशन मेंटेन करके किया जाए। फिर पोस्ट प्रेगनेंसी में अगेन, अभी अगर हम सिजेरियन का बात करें तो सिजेरियन में स्टिचेस होते हैं। इन स्टिचेस का खास ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल स्टिचेस मतलब इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप वो स्टिचेस का अच्छे से ख्याल रखो, यानी उनको जितने भी ऑइंटमेंट अगर डॉक्टर ने दिए हैं हीलिंग के वो यूज करना, फिजियोथेरेप्यूटिक मोडालिटीज लेना वापस, सो मशीन्स भी ये काम करते हैं वो हीलिंग प्रोसेस में, अगर वो सारा आप करो तो डेफिनेटली हीलिंग अच्छे से हो जाएगा। अनदर थिंग, वो स्टिचेस जब भी देते हैं तो उनका इंटीग्रिटी मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटीग्रिटी यानी वो स्टिचेस हिलने नहीं चाहिए। और हम जब जोर से कॉफ करते हैं, खांसते हैं, तभी क्या हो जाता है, हमारे पेट पे प्रेशर आ जाता है। इन एनी नॉर्मल पर्सन ये प्रेशर अच्छे से वो हैंडल कर पाते हैं, लेकिन जिस महिला का सिजेरियन सेक्शन हुआ है, सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है, अगर वो खांसी, तो वो जो स्टिचेस होते हैं वो हमारे लोअर एब्डोमिनल रीजन में होते हैं बेसिकली, तो उस पे प्रेशर आ सकता है। इसीलिए खांसने के या फिर कॉफ निकालने के पर्टिकुलर तरीके होते हैं। उन तरीकों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हफिंग। हफिंग में उस महिला को अगर सपोज जैसे डॉक्टर सिद्धि ने बोला कि सिक्रीशंस का भी काफी प्रॉब्लम हो जाता है प्रेगनेंसी में और उसके कुछ समय बाद भी, सो आफ्टर प्रेगनेंसी,
तो वो डायरेक्टली कॉफ करके वो महिला नहीं निकाल सकती अगर वो सिजेरियन सेक्शन के डिलीवरी के थ्रू गुजर चुकी है, क्योंकि उसके वो स्टिचेस वहां होते हैं जिसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो इसीलिए उस महिला को क्या करना है, एक पिलो मैं तो अपने हाथ ऐसे रख के उस महिला को जहां सी सेक्शन का स्कार है वहां ऐसे रखना है और प्रेस करना है, और उसके बाद उस महिला को ऐसे करना है और ये एक कंट्रोल्ड मूवमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से वो कॉफ ऊपर आ जाएगा और फाइनली वो महिला वो कॉफ बाहर निकाल पाएगी। इसे हम हफिंग कहते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिससे हमारे पेट के ऊपर का प्रेशर बढ़े, ओके, उस टाइम पे कंपलसरी वो महिला को अपने स्टिचेस का ख्याल रखना है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अनदर थिंग, प्रेगनेंसी में पोस्चरल चेंजेस, तो जो पोस्चरल चेंजेस होते हैं उनको करेक्शन करना भी बहुत जरूरी है, जिसमें जैसे डॉक्टर सिद्धि ने बोला स्ट्रेचेस आते हैं। लेकिन अगेन आपको ये अब कोई भी नहीं बोलने वाला है, एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो विच इज नॉट डन बाय अ प्रोफेशनल, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ मसल्स टाइट होते हैं जरूर, लेकिन ओवरऑल जॉइंट लैक्सिटी हो जाता है। लैक्सिटी यानी हमारे जो जॉइंट्स है वो ढीले पड़ जाते हैं। तो कौन से मसल्स का स्ट्रेच करना चाहिए और कौन से नहीं करना चाहिए, ये भी आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल ही अच्छे से बता सकता है, क्योंकि जॉइंट लैक्सिटी यानी जॉइंट्स का ढीला होना भी एक पार्ट होता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो वो स्ट्रेचेस भी इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर योर पेल्विक मसल्स। तो डॉक्टर स्मृति और डॉक्टर सिद्धि ने जैसे आपको बोला, ये है हमारा पेल्विस, इसके अंदर का जो कैविटी जहां हमारे पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, यूट्रस बीइंग वन ऑफ देम। सो इट बिकम्स एन एब्डोमिनल ऑर्गन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इट रिट्रैक्ट्स टू इट्स ओन साइज। लेकिन अभी ऑब्वियसली अगर इस यूट्रस का वजन बढ़ रहा है इतना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा वो यूट्रस अगर साइज में बढ़ रहा है, तो लॉजिकली जो मसल्स, जो मस्कुलर सपोर्ट उस यूट्रस का है वो भी उतना ही स्ट्रेच होगा। अगर वो स्ट्रेच नहीं होता तो यूट्रस साइज में बढ़ ही नहीं पाता। तो ऑब्वियसली वो जो मसल्स है उनका स्ट्रेच होना उतना ही जरूरी है। लेकिन क्या हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद, बिकॉज 9 मंथ्स के लिए ऑलमोस्ट वो मसल्स स्ट्रेच होते हैं, स्ट्रेच्ड आउट पोजीशन में होते हैं, तो उनके ओवर स्ट्रेचिंग के कारण की वजह से पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत ज्यादा ढीले पड़ जाते हैं और वीक पड़ जाते हैं। ये पेल्विक फ्लोर मसल्स आर नथिंग बट अ हैमक। आप सब गोवा गए रहेंगे, ऑब्वियसली आपने देखा रहेगा 2 ट्रीज के बीच में जो व्हाइट कलर का झूला बांधते हैं बेसिकली। सो पेल्विक फ्लोर मसल्स आर एग्जैक्टली लाइक दैट। उसी झूले की तरह वो अपने पेल्विक ऑर्गन्स यानी यूट्रस को सपोर्ट देते हैं, और वो ढीले होने की वजह से प्रेगनेंसी में आगे जाके कई सारे प्रेगनेंसी होने के बाद मिड 30s लेट 40s में कई कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं अगर हमने पेल्विक फ्लोर मसल के एक्सरसाइजेस नहीं किए तो पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग ये पोस्ट प्रेगनेंसी भी उतना ही जरूरी है, और रादर आई शुड से ज्यादा जरूरी है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन आप कह सकते हैं या फिर जो चीज होता है प्रेगनेंसी में वो है एब्डोमिनल मसल्स का ओवर स्ट्रेचिंग। सो जाहिर सी बात है, अगर यूट्रस इतना साइज में बढ़ गया और पेट पे प्रेस कर रहा है तो हमारे एब्डोमेन यानी पेट के आगे का हिस्सा वो स्ट्रेच होने वाला है, और हमारे पेट के आगे के हिस्से में एक स्ट्रेट पैड मसल रहता है। ये देखो एक स्ट्रेट पैड मसल रहता है जिसे हम रेक्टस एब्डोमिनस कहते हैं। लेमन लैंग्वेज में आप उसे 6 पैक एब्स भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा सब एक्टर्स और हीरोज के वायरल पिक्चर्स आते हैं दैट देयर फिट बॉडीज। सो व्हाट इज दैट? दैट इज दिस रेक्टस मसल। और ये जो मसल है नॉर्मली ये ऐसे पैरेलल चलता है एंड इट इज जॉइंट एट द मिड लाइन बाय अ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज लीनिया एल्बा। ये जो लीनिया एल्बा है ये बेसिकली इट इज अ पॉइंट ऑफ इट्स जॉइनिंग, ठीक है। लेकिन जब भी प्रेग्नेंट बेली, एक औरत की बड़ी सी प्रेग्नेंट बेली, जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है उस मसल में सेपरेशन आ रहा है। ओके, ये देखिए। तो वेनेवर द रेक्टस मसल स्प्लिट्स एट द इधर पार्शियली और कंप्लीटली एट दैट लीनिया एल्बा, उसको हम डायस्टेसिस रेक्टाई कहते हैं। ओके, और ये क्यों सिग्निफिकेंट है? ऑब्वियसली अगर मसल्स के बीच में गैप पड़ेगा दैट मीन्स ओवरऑल स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो कॉजेस अ लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस। और भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। कैसे कॉम्प्लिकेशंस? अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे ही ये धीरे धीरे सेपरेट होने लग जाए तो बच्चे को जो मस्कुलर प्रोटेक्शन है वो कम हो जाता है। अनदर थिंग,
हर्निएशन हो सकता है। हर्निएशन यानी क्या? हर्निएशन मतलब बेसिकली एक ऑर्गन का किसी और ऑर्गन में चला जाना। सो ये जो सेपरेशन आपको दिख रहा है यहाँ, ओके, इस सेपरेशन, इस गेपिंग सेपरेशन के बीच में से आपका एब्डोमिनल विसेरा यानी अंदर के एब्डोमिनल ऑर्गन्स धीरे धीरे बीच में गेप आउट कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। डायस्टेसिस रेक्टाई के होने के कारण कई सारे फंक्शनल लिमिटेशंस भी आ जाते हैं। अभी फंक्शनल लिमिटेशंस मतलब क्या? नॉर्मली हम जब भी लेट के उठते हैं उसके लिए हमारे पेट का मसल्स का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कोर स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर हमारा कोर ही ऐसे बीच में से स्प्लिट है, दिस इज नॉट अ कोर मसल बेसिकली, पर ये हमारे एब्डोमेन के मसल है, तो यही अगर स्प्लिट है तो फिर उस महिला को उठ के बैठने में या ऐसे ट्रांजिशंस करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा फंक्शनल लिमिटेशन हो गया। अभी इस डायस्टेसिस रेक्टाई को चेक करने का एक तरीका होता है और ये हर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को, हर किसी प्रेग्नेंट महिला को एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करने से पहले चेक करना होता है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है असेसमेंट के लिए। ये डायस्टेसिस रेक्टाई यूजुअली 35 साल की उम्र और आगे के विमेन में, वो भी जिनका मल्टीपैरिटी यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी जिनके हो चुके हैं, उनमें ये कई ज्यादा कॉमन होता है। तो आइए हम अभी देखते हैं कि वो डायस्टेसिस रेक्टाई कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन के पहले का ये स्टेप है बेसिकली। तो आप महिला को यहाँ लेटाएंगे, जिसे हम हुक लाइंग या क्रुक्ड लाइंग पोजीशन कहते हैं। मैं ये पिलो हटा रही हूँ, इसे हम हुक लाइन पोजीशन कहते हैं। दोनों पांव ऐसे मुड़े हुए रखने हैं महिला को। उसके बाद उस महिला को उसके हाथ अपने घुटनों की तरफ अप्रोच करते हुए रखने हैं और उसके बाद उस महिला को अभी धीरे धीरे अपना सिर और अपने कंधे, यहाँ इसको कहते हैं स्कैप्यूला, तो ये स्पाइन क्लियर होने तक ऊपर लाने हैं। अब थेरेपिस्ट को क्या करना है? अपनी उंगलियां, अपनी किसी भी एक हाथ की उंगलियां पेशेंट के मिड लाइन पे, यहाँ अम्बिलिकस के यहाँ हॉरिजॉन्टली रख के प्रेस करने हैं। ओके, हॉरिजॉन्टली रख के यहाँ ऐसे प्रेस करने हैं, ऐसे नीचे। ओके, हाँ, और नॉर्मली ये जो उंगलियां है ये अंदर नहीं घुसनी चाहिए। नॉर्मली जो रेक्टस मसल होता है उनमें सेपरेशन नहीं होता, लेकिन अगर ये सेपरेशन हुआ तो उस थेरेपिस्ट की उंगलियां उस गैप में समा जाएंगी, जो नॉर्मली गैप नहीं होना चाहिए उसमें समा जाएंगी। एंड एनीथिंग ग्रेटर देन 2 to 2.7 सेंटीमीटर्स ऑफ डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, यानी 2 फिंगर से ज्यादा अगर वो गैप में घुस रहे हैं तो ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस माना जाता है और इसका मतलब उस औरत को डायस्टेसिस रेक्टाई है या आगे जाके हो सकता है, जिसका ऑलरेडी हमने अभी देखा कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो डायस्टेसिस रेक्टाई है, ये जो डायस्टेसिस रेक्टाई है इसका करेक्शन बहुत आसान है। ये जो डायस्टेसिस रेक्टाई है इसके एक्सरसाइजेस होते हैं करेक्शन के, जो मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। सो इस डायस्टेसिस रेक्टाई के करेक्शनल एक्सरसाइजेस को हम कहेंगे, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसको हम हेड लिफ्ट कहेंगे। ओके, सो बेसिकली उस महिला को क्या करना है, जो भी सेपरेटेड, यहाँ होता है वो रेक्टस मसल, तो उसको क्या करना है, अपने हाथ है वो क्रॉस रखने हैं बेली पे, अपने एब्डोमेन पे यानी अपने पेट पे उस महिला को ऐसे क्रॉस हाथ रखने हैं और उसको उस मसल, सेपरेटेड मसल का एक बॉर्डर फील करना है और दूसरी तरफ बॉर्डर फील करना है। और अभी वो महिला क्या करेगी, उनको ऐसे पास में ट्विस्ट करेगी, दोनों मसल्स को साथ में लाएगी, अप्रोक्सीमेट करेगी। ओके रोशनी, ओके, अभी उस महिला को मुंह से कंप्लीटली धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने सर और कंधे ऊपर की तरफ लाने हैं। हाँ, रिलैक्स। सो उस महिला को ये एक्सरसाइज बहुत ही लाभदायक हो सकता है। सो हमने अभी देखा कि डायस्टेसिस रेक्टाई कैन इजीली बी करेक्टेड। उसके बाद उस महिला के पोस्चर चेंज, वो हम कैसे करेक्ट करेंगे। कुछ एक्सरसाइज आपको डॉक्टर सिद्धि बता सकी है, लेकिन अभी जब भी हम पोस्चरल करेक्शन के बारे में बात करते हैं, एक ना सेपरेट किया
उठाने वाला हिस्सा, यानी महिला को बार बार अपने बच्चे को उठाना पड़ता है, लेकिन उसका भी आप माने या ना माने सही तरीका होता है। ये देखिए, ओके। अगर आपको दिख रहा है ये जो स्पाइन है ये कर्व्ड है, ओके, क्योंकि उस महिला के एक ही साइड के हिस्से की तरफ ज्यादा वेट जा रहा है, जिसके कारण अपने आप उसके स्पाइन में एक साइडवेज टिल्ट आ चुका है। ये टिल्ट क्या करेगा, ये टिल्ट जिस साइड पे ज्यादा वेट है उस साइड पे सिकुड़ जाएगा, उस साइड का जो हिस्सा है बॉडी का वो, जिसके कारण वापस वहां दुखना चालू हो सकता है, टाइटनेस हो सकता है, और दूसरी बाजू का ओवर स्ट्रेच्ड हो जाएगा। लेकिन अभी आप ये वाला इमेज देखो जहां करेक्ट लिखा है, ओके। सो ये जो करेक्ट लिखा है, कैन यू सी, ये ग्रीन में जो दिया है, सो इस महिला ने एकदम करेक्ट तरीके से, इस महिला ने एकदम करेक्ट तरीके से उस बच्चे को उठाया है। करेक्ट तरीका यानी क्या, उस बच्चे का जो चिन्ह है वो उस महिला के अराउंड शोल्डर के इधर आना चाहिए, और उस बच्चे के पैर है, दे शुड क्रेडल हर एब्डोमिनल रीजन। इससे क्या होगा, दोनों तरफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा और अपने आप उस महिला का जो स्पाइन है वो सरल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर जब भी अगर बच्चा नीचे है तो करेक्ट पोस्चर ये है उसको उठाने का। करेक्ट पोस्चर यानी क्या, एक मिनट, हाँ, ओके। सो बेसिकली वो महिला क्या कर रही है, यहाँ वो महिला उस शिशु के पास में जा रही है, कमर और घुटने दोनों से झुक रही है और उसको एक हाथ से सपोर्ट लेके बेसिकली उठा रही है, रादर देन कमर से झुकना। सो अगर कोई चीज गिरी और वो महिला ऐसे उठा रही है तो ये गलत तरीका हुआ, क्योंकि डायरेक्ट प्रेशर उसकी महिला के पीठ पे आ जाता है। लेकिन अगर वो महिला नीचे झुकी और उसने उस शिशु को उठाया तो वो सही तरीका है। तो ऐसे कई सारे चेंजेस, बेसिकली पोस्चरल चेंजेस करना जरूरी है, ताकि आगे जाके उस महिला को कोई भी दिक्कत ना हो और उसका पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड भी वैसे ही हंसता खेलता बीते जैसे उसका प्रेगनेंसी पीरियड बीता है। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच अनुपमा। अभी हमने सुना प्रेगनेंसी, उसके बाद के चेंजेस के बारे में, डायस्टेसिस रेक्टाई के बारे में और पोस्टरल चेंजेस के बारे में, और क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें में सावधानी बरतनी चाहिए। सो इन सब इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमने दिया है पेल्विक फ्लोर मसल्स पे। पेल्विक फ्लोर मसल जैसे आपको पहले बताया गया है, ये हमारे दोनों पैरों के बीच का हिस्सा है, या फिर बोलिए ये जो पेल्विक और गर्डल है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक आए हुए जो मसल्स है नीचे के, जो फ्लोर को फेस करते हैं, उसको हम पेल्विक फ्लोर मसल्स कहते हैं। सो मैं बात करने वाली हूँ पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन के बारे में। पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन में बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है। पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन ये खुद ही में एक अम्ब्रेला टर्म है, लेकिन इसमें जो मैं आपको बात करने वाली हूँ वो है स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस के बारे में एंड पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के बारे में, या फिर जब हम बोलते हैं बच्चादानी बाहर आ रही है, उसके कुछ ग्रेड्स होते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले। सो ये फिजियोथेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको डॉक्टर सिद्धि ने बताया है कि किगल्स एक्सरसाइज हम करते हैं, फास्ट किगल्स होता है, स्लो किगल्स होता है, इसमें प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। सो कुछ हम स्ट्रेंथ के लिए करते हैं, एंड्योरेंस के लिए करते हैं। सो जब हम पेल्विक फ्लोर मस्कुलेचर के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम स्पेसिफिकली उस मसल के रिहैबिलिटेशन में बात कर रहे हैं, तो तब हम उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए बात कर रहे हैं। कभी आपने एक जिप लॉक पाउच देखा है? अगर जिप लॉक में आपने कुछ भी लिक्विड रखा और उसको अच्छे से बंद किया तो वो लिक्विड बाहर नहीं आएगी, लेकिन अगर वो जिप लॉक का थोड़ा भी पोर्शन खुला रहा तो धीरे धीरे वो लिक्विड बाहर आएगा। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका पेल्विक फ्लो के मसल्स वीक रहे या उनको कुछ डैमेज हुआ है ड्यूरिंग या वजाइनल डिलीवरी में, अगर हम कभी कभी फोर्सेप्स डिलीवरी भी होता है, तो फोर्सेप्स डिलीवरी में वहां पे ज्यादा इंजरी होता है वैक्यूम डिलीवरी से। सो अगर कोई भी इंजुरी हुई है उस एरिया में, तो तब ये हो सकता है कि आपके मसल्स धीरे धीरे वीक हो।
इसीलिए प्रेगनेंसी के बाद जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं वो होती है पेल्विक फ्लो एक्सरसाइजेस। पेल्विक फ्लो एक्सरसाइजेस ये 48 आवर्स के बाद ही हम स्टार्ट कर सकते हैं कभी, क्योंकि 48 आवर्स उसमें अक्यूट फेज रहता है हीलिंग का। सो वजाइनल डिलीवरी हो या सीजरियन डिलीवरी हो, हम ये एक्सरसाइजेस हमें आइडियली इसी एक्सरसाइज से स्टार्ट करना चाहिए। और बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ओनली 10% महिलाएं ऐसे करती है जिनको एक्चुअली पता रहता है। सो आप सोचिए कि बहुत सारे ऐसे मेरे पेशेंट्स हैं जिनको आज पता चला कि फिजियोथेरेपी इन प्रेगनेंसी में भी इम्पॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपी हम डिलीवरी के बाद भी दे सकते हैं। सो जब तक हम आपको ये बताएंगे नहीं, जब तक आप इसके बारे में जानेंगे नहीं कि प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद भी हम फिजियोथेरेपी ले सकते हैं, तब तक आप कैसे खुद का ध्यान रखेंगे। सो हम पेल्विक फ्लो मस्कुलेचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस क्या होता है? अगर आपका यूरिन लीक हो रहा है, जब आपका अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, मतलब खांसते वक्त, छींकते वक्त, कभी कभी जोर से हंसते वक्त, या फिर कभी कभी आप बाहर गए और तभी कुछ जोर खाया, तभी भी लोगों का यूरिन लीक होता है। तो वो लीक क्यों हो रहा है? मैंने आपको जिप लॉक का एग्जांपल दिया। जब हमारा पेल्विक मस्कुलेचर है, पर्टिकुलरली कुछ मसल्स वहां के, अगर वो प्रेशर से नहीं कर पा रहे, इतना भी बड़ा हुआ जैसे छींकते वक्त, तब यूरिन ऐसे नहीं है। ये यूरिन लीकेज तुरंत प्रेगनेंसी के बाद स्टार्ट होता है ऐसे नहीं है। कभी कभी कुछ महीनों से लेकर साल लग जाते हैं वो लीकेज देखने के लिए। तभी महिलाओं को समझता है कि अभी मैं छींक रही हूं तो मुझे मेरे पैर क्रॉस करना चाहिए। ये मैंने इंस्टाग्राम पे मेमेस देखा था और मेरे एक फ्रेंड ने भी पोस्ट किया था कि जब छींक आ रही है हम महिला अपने पैर ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि तभी स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस होता है। ये बहुत छोटी सी बात है जो हम बहुत मजाक में लेते हैं, लेकिन अगर आप अपने पेल्विक फ्लोर को ही रिहैबिलिटेट नहीं कर रहे, आप अपने पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप जिम में कितने भी सेट्स मार लीजिए, लेकिन अगर पेल्विक फ्लो आपका वीक है तो कहीं ना कहीं वो आपके बैक को अफेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं आपके पैरों को अफेक्ट करेगा। हमारे कुछ ऐसे भी पेशेंट्स थे जिन्हें बैक पेन था, हम लोगों ने, और जो जिनके बच्चे 15-16 साल के हैं, बैक पेन जब 7-8 सेशंस में भी हमें लगा कि 1% भी ठीक नहीं हो रहा है, तब हमने उनको पेल्विक फ्लोर असेस किया। इसका फिजियोथेरेपिस्ट के पास अलग असेसमेंट प्रोटोकॉल होता है। पेल्विक फ्लो असेसमेंट करने के बाद हमें पता चला कि उनके पेल्विक फ्लो मसल्स इतने वीक हैं कि उनको एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए भी नहीं आ रहा है। ये जब हम पेल्विक फ्लो ट्रेनिंग आपको देते हैं तो इस मसल का अलग पैटर्न का कॉन्ट्रैक्शन होता है, अलग पैटर्न का एक्सरसाइज होता है, जो आपको प्रॉपरली जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पेल्विक फ्लो में ही ग्लूट स्क्वीजिंग, फिर पेरिनेम एरिया, प्रॉपर वजाइनल एरिया, ये सब एरिया के अलग अलग मसल्स हैं और प्लस अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं। सो जब आप एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे जिनको ANC PNC मतलब प्रेगनेंसी केयर, एंटीनेटल या पोस्टनेटल केयर पता रहेगा, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। सो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पेल्विक फ्लो रिहैबिलिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस है तभी वो कंट्रोल में आएगा। एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, एक्सरसाइजेस करने से स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस 83% कम होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्टडीज कह रहे हैं। जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे आर्टिकल्स में लिखा है कि 83 to 87% हम इस पे कंट्रोल ला सकते हैं। कभी कभी कंट्रोल नहीं आता है बिकॉज उसके फैक्टर्स अलग होते हैं, लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी रिलेटेड है और प्रेगनेंसी के बाद से आपको चालू हुआ तो डेफिनेटली इट इज योर वीक मसल। क्योंकि आप सोचिए, ये जो एरिया है आपकी पेल्विक फ्लोर मसल की एरिया है, आपका जो बच्चादानी है वो एक 2.5 सेंटीमीटर आपका पेल्विक फ्लो, उसके ऊपर वजन आता है, तो 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच वो नीचे आता है। जब वो 1 इंच नीचे आ रहा है तो आप सोच रहे उसके ऊपर कितने प्रेशर्स आते हैं।
अगर आप एक ट्रैम्पोलिन पे बैठे हैं और आप ट्रैम्पोलिन पे जंप कर रहे हैं तो वो ट्रैम्पोलिन कैसे नीचे जाता है, जितना पुराना ट्रैम्पोलिन रहेगा उतनी उसकी इलास्टिसिटी पे अफेक्ट होगा। तो यही आप अपने पेल्विक फ्लो मस्कुलेचर के बारे में सोचिए। जब हम पेल्विक ऑर्गन या पेल्विक फ्लो ऑर्गन के बारे में, प्रोलैप्स के बारे में बात करते हैं, उसमें 4 डिग्रीज होती है। फर्स्ट इज मिनिमल और लास्ट इज मैक्सिमल। सो उसके हिसाब से भी जब ये मसल्स का ही कंट्रोल बराबर नहीं रहता है तभी आपका वो ऑर्गन्स प्रोलैप्स होते हैं। उस पे हम लोग ग्रेडिंग करते हैं। सो ग्रेड 2 तक हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको मेडिकल हेल्प ही लेनी पड़ती है और आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको जो सोल्यूशन है वो आपको बताते हैं। लेकिन मैं ये टॉपिक पे मैंने आपको कुछ अलग नहीं बताया है स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस के बारे में या पेल्विक फ्लो प्रोलैप्स के बारे में। नहीं, मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि पेल्विक फ्लो मसल्स इतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने आपको आपके एब्स बनाने इंपॉर्टेंट है। बस यही फर्क है कि लोगों को आपके एब्स दिखते हैं, आपका वर्कआउट दिखता है, लेकिन पेल्विक फ्लो मसल्स अगर आपके हेल्दी रहेंगे तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेंगी। जैसे आपका स्पाइन है वैसे आपके पेल्विक फ्लो मसल्स है। और हर एक वुमन या जो आज हमें सुन रहे हैं उनके हस्बैंड्स को, उनके भाई को, जो भी ये सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपके घर पे कोई डिलीवरी हो रही है, कोई प्रेग्नेंट है, तो उनको आप जरूर बोलिए कि एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए या हमें ऑनलाइन कंसल्ट कीजिए एंड हम आपको बताएंगे कि पेल्विक फ्लो पे कैसे काम करते हैं। पेल्विक फ्लो रिहैबिलिटेशन इटसेल्फ इज अ डिफरेंट और से अ स्पेशल ब्रांच ऑफ फिजियोथेरेपी। और कई जगहों पे पेल्विक फ्लो रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट भी होते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं और वो आपको बताएंगे कि हाउ यू कैन एक्चुअली प्रिवेंट ऑल दीज कंडीशंस। सो ये हुआ है कुछ प्रेगनेंसी उसके रिलेटेड इशू के बारे में और पेल्विक फ्लो डिस्फंक्शन के बारे में। अभी हम बात करने वाले हैं मीनोपॉज के बारे में। सो मीनोपॉज ये टॉपिक डॉक्टर पंक्ति लेने वाले हैं। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं हूं डॉक्टर पंक्ति और आज मैं आपसे मेनोपॉज के बारे में बात करूंगी। जब महिला 45 से 55 साल की उम्र में आती है तब वो मेनोपॉज से गुजरती है। मेनोपॉज का मतलब सरल भाषा में यही है कि मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स का अंत होना। मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स तो आप सबको पता ही होगा, जो महिलाओं में हर महीने बच्चादानी से ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी ना होने पर। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का अंत होता है, तब वो उसे मेनोपॉज कहते हैं। आज हम मेनोपॉज पे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मेनोपॉज एक महिला के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि मेनोपॉज के वक्त महिला में काफी सारे शारीरिक चेंजेस होते हैं जिससे उसको आगे जाके तकलीफ हो सकती है। तो क्या शारीरिक चेंजेस होते हैं मेनोपॉज में? मेनोपॉज में काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की कमी हो जाती है मेनोपॉज में। अभी मेनोपॉज के 3 स्टेजेस है। मेनोपॉज होने के पहले के कुछ साल को प्री मेनोपॉज पीरियड कहते हैं, जिसमें महिलाएं इरेग्युलर पीरियड्स एक्सपीरियंस करती है या फिर कुछ महीने पीरियड्स नहीं आते, स्किप्ड पीरियड्स एक्सपीरियंस करती है। जब वो महिला को 12 महीने लगातार पीरियड्स नहीं आते हैं तो उसे मेनोपॉज हुआ कहते हैं। मेनोपॉज होने के कुछ साल बाद को पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड कहते हैं। तो इस पीरियड में वो जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है उसकी कमी की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी कम होना, ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, चिड़चिड़ापन, ये सब होता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस जो कंडीशन है ये क्या है? ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो हमारे बॉडी में बोन फॉर्मेशन और बोन लॉस को रेगुलेट करता है। ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से बोन फॉर्मेशन कम होता है और बोन लॉस ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से हमारी हड्डियों की ताकत, बोन मास कम हो जाती है, हड्डियों की ताकत कम हो जाती है। तो हम फिजियोथेरेपी में इसको कैसे आपको मदद कर सकते हैं? फिजियोथेरेपी से हम रेजिस्टेंस और बोन लोडिंग ऐसे काफी एक्सरसाइजेस बताते हैं जो आपको बोन फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं, हड्डी की ताकत बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस
जिस एग्जाम्पल मैं बताती हूँ जो आप मेनोपॉज में कर सकते हैं। पहले आपको लेटना है और अपने दोनों घुटने इस तरह से मोड़ लेने हैं। अपने पैरों के और हाथों के पंजों पर वजन लेके कमर को ऊपर उठाना है। उठाइए और हाँ, इसको 5 सेकंड तक स्टार्टिंग में आप इसको 5 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर नीचे रख देना है। ऐसे 5 बार करना है और ये इसका प्रोग्रेशन होता है ग्रेजुअली। वो आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट बता सकते हैं कि इसको कैसे प्रोग्रेस करना है। इसके बाद दूसरी जो एक्सरसाइज है, इसमें आपको अपने हाथों के और घुटनों के बल रहना है। हाँ, अपना स्पाइन स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट। और जो लोअर बैक है उसको नीचे लेना है। पहले एकदम नीचे लीजिए अपने लोअर बैक को और कभी नेक आपका ऊपर आएगा, लोअर बैक नीचे। हाँ, और इसके बाद लोअर बैक को ऊपर लेना है और नेक नीचे जाएगा। ये भी आपको 5 सेकंड करना है, 5 बार स्टार्टिंग में। अभी हम तीसरे एक्सरसाइज पे जाएंगे। उसका स्टार्टिंग पोजीशन सेम यही है। अगेन स्पाइन को न्यूट्रल रखना है, सीधा रखना है और एक पैर, यानी पहले लेफ्ट लेग से अगर शुरू करें तो लेफ्ट लेग को जैसे हम किक करते हैं वैसे पीछे ऊपर लेना है। हाँ, अब फिर इसको नीचे ले लो। फिर राइट पैर से वैसे ही ऊपर और किक। हाँ, ये है। वैसे ही आपको शुरुआत में ऐसे 5 बार करना है, हर एक पैर से 5 बार होना चाहिए। इसके बाद जो एक्सरसाइज है इसमें आपको लेफ्ट पैर और राइट हैंड साथ में ऊपर लेना है, वो हाथ और ये लेफ्ट पैर और राइट हैंड। इसे हम सुपरमैन एक्सरसाइज कहते हैं। नीचे और वैसे ही इसके बाद लेफ्ट हैंड और राइट लेग। फिर ऐसे भी कुछ एक्सरसाइज होते हैं जिसमें आपको अपने खड़े रह के अपने टोस के बल आना है, हील रेज करना है और अपनी बॉडी को अपने टोस पे वजन लेते हुए बैलेंस करना है। हाँ, तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस है जो आपको ऑस्टियोपोरोसिस में आपकी बोन की ताकत बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा भी हमारे पास वत्सला वेलनेस फिजियोथेरेपी क्लिनिक में पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं के लिए स्पेशली फॉर ऑस्टियोपोरोसिस 4 to 6 वीक्स ऑफ डिजाइंड प्रोटोकॉल है जो आपको ऑस्टियोपोरोसिस में मदद कर सकता है। तो अगर आप इस तकलीफ से जूझ रहे हैं तो हमें जरूर कंसल्ट कीजिए। और एक्सरसाइजेस के साथ साथ आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स और कैल्शियम रिच फूड लेना चाहिए आपको, जिससे आपको बोन फॉर्मेशन में और भी हेल्प मिलेगी। एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स, जिसे कि फील गुड हार्मोन्स कहते हैं, वो रिलीज होता है और आपको चिड़चिड़ापन से भी आपको एक्सरसाइज करने से आप अच्छे से डील कर सकते हैं, चिड़चिड़ेपन से भी। तो ये हुआ आज की हमारी बात मेनोपॉज के बारे में। अब आई अगेन टेक इट ओवर टू डॉक्टर श्रुति। Thank you so much, Pankti, for this beautiful information. In fact, thank you everyone, Dr. Siddhi, Dr. Anupama and Pankti. हमने ये टॉपिक क्यों लिया? एक तो आज वुमेन्स डे है और हर एक महिला अपने स्वास्थ्य की तरफ सबसे आखिरी में ध्यान देती है। अगर मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, अगर घर पे सबको कोविड हुआ था तो सिर्फ एक ही जनता जो काम कर रहा था वो थी आपकी माँ, वो थी आपकी बीवी। सो हमेशा उनका ध्यान अपने हेल्थ की तरफ सबसे लास्ट में जाता है। सो इसलिए आज ही आप अपने वाइफ को पूछिए या अपने मॉम को पूछिए कि उनको कभी कोई हमने जो मेंशन की है वो तकलीफ है क्या, और अगर उनको ये तकलीफ है तो हर एक महिला के लिए जिनको ये तकलीफ है हम इस महीने में उनको फ्री कंसल्टेशन देंगे
फॉर देयर प्रॉब्लम्स जो उन्होंने इस पेल्विक फ्लो से रिलेटेड इशू में फेस किया है। सो आपने जाना ही है प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, मीनोपॉज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। और जो हमारे पेल्विक फ्लो मसल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जैसे डॉक्टर अनुपमा ने बताया एक झूले समान होते हैं। आपके आगे के बोन से लेके, मतलब दोबारा मैं आपको ये दिखाऊंगी, आपके आगे के ये बोन से लेके तो पीछे के बोन तक ऐसे झूले समान है। लेकिन ये हमारे हेल्थ में इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं, ये सिर्फ उसी एरिया का इम्पोर्टेंस नहीं रखते। अगर ये मसल वीक है तो कभी कभी प्रेगनेंसी में इश्यूज तो आते ही होंगे, लेकिन प्रेग्नेंट होने में भी इश्यूज आते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक पेल्विक फ्लो रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट को मिले। अगर आपको वो कहीं नहीं मिल रहे हैं इंडिया में, तो आप हमें जरूर कंसल्ट कर सकते हैं। सो हम लोग प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस देते हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको हम ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज देते हैं, और हर एक पेशेंट के एक्सरसाइजेस डिफरेंट रहते हैं। मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट हुई थी इसलिए मैं भी वही एक्सरसाइज करूंगी, ऐसे नहीं होता है फ्रेंड्स। हर एक का बॉडी अलग है, हर एक के मसल अलग है, हर एक की मसल की ताकत अलग है। अगर मैं बोलूं कि 100% ताकत, 100% ताकत होनी चाहिए, तो अनलेस एंड अनटिल आप जिम में जाते हैं आपकी 100% ताकत नहीं होती है। नॉर्मली 80 to 85% ताकत सबकी होती है। लेकिन ये मुझे बोलने में दुख भी हो रहा है, लेकिन ये बताना भी आपको जरूरी है कि पेल्विक फ्लो मसल्स की जो ताकत है वो 25 to 30% भी बहुत लोगों में नहीं होती है। तो आप जानिए कि आपको कितना इम्पोर्टेंट है वो मसल्स को वो ट्रेन करना। सो पेल्विक फ्लो मसल्स का रिहैबिलिटेशन या पेल्विक फ्लो मसल्स के एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारे यहाँ हम सेल्यूलर फिजियोथेरेपी मतलब मैट्रिक्स रिदम थेरेपी ये स्पेशली प्रेगनेंसी में भी देते हैं। और हर महीने में हमारे पास एटलीस्ट 4 से 5 ऐसे महिलाएं होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए मैट्रिक्स रिदम थेरेपी ले रहे हैं, बिकॉज उसके कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है, प्लस आपको वो आपके सेल्यूलर लेवल पे हेल्दी बना रहे हैं। हमने खुद एक प्रेग्नेंट महिला को दिया था जिनसे उनकी जो डिलीवरी है वो स्मूदन हुई। हम ये क्लेम नहीं करते, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आप सेल्यूलर लेवल पे ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका जो हीलिंग है सेल्यूलर लेवल पे वो भी उतना ही अच्छा होता है। सो हम लोग ये बोलना चाहते हैं, वी एज अ टीम ऑफ वत्सला वेलनेस, हम सब वुमनिया हैं और हम इस चीज पे बहुत बिलीव करते हैं कि एक वुमन ही दूसरे वुमन को एम्पावर करती है। इसलिए हमने सोचा आज क्यों ना ये पेल्विक फ्लो रिहैबिलिटेशन पे बात किया जाए, आज वुमेन्स हेल्थ पे बात किया जाए। ये बहुत ही इग्नोर्ड, निग्लेक्टेड और एक अनकहा टॉपिक है, लेकिन मुझे लगता है हमें सबको लगता है कि आज इसकी उतनी ही जरूरत है जितने की अपने घर पे पौधे लगाने की जरूरत है ऑक्सीजन के लिए, जितने की वो पानी बचाने की जरूरत है। सो बहुत छोटा टॉपिक हम सबको लगता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना एक रेसिपी में नमक का इंपॉर्टेंस है उतना हमारे बॉडी में पेल्विक फ्लो मसल्स का इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल माई FB फैमिली हमारी बात सुनने के लिए और हमेशा आपका रिस्पॉन्स इतना पॉजिटिव रखने के लिए, हमारे हर एक लाइव सेशन के लिए। ये लाइव सेशन हमारा स्टोर होने वाला है और हम सब की तरफ से आप लोगों को और एक बार हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच एवरीवन।